हमारे समाज की बुनियादी सोच और इस सोच को एक्सप्लॉइट करने का कुछ लोगों का अपना हित, इन सब ने मिलकर के हमने जो एक नया समाज बनाने की कोशिश की थी, लोकतंत्र व्यवस्था पर आधारित एक सिविल सोसाइटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, उसका बंटन था। फर्क पड़ता अगर फंडामेंटल राइट्स लॉ बनते हैं, फर्क पड़ता अगर फंडामेंटल ड्यूटीज एक लॉ बनते हैं। तो क्या इसको जो जिला परिषद का अध्यक्ष है उसकी सुनवाई और उसकी से और उसकी पावर एक एमएलए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? कोई मेंबर पार्लियामेंट बन गए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर टीवी एक्टर थे और वो कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए और उन्होंने प्रॉक्सी लोग रखे, तो ये कहीं ना कहीं हत्या है लोकतंत्र की भी और लोगों के विश्वास की भी और वेलफेयर की भी। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग फिर प्रहरी की ओर से हाजिर हूँ आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8। और एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर मेजर, और हमारा जो आज का एपिसोड है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे है। अभी तक हमने कवर किया प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो मोटे तौर पे गवर्नमेंट के लिए दिशा निर्देश हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी। स्वागत है डॉक्टर मेजर आप। नमस्कार जी सर, अभी तक हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जैसे आप मेरे से बात कर रहे थे कि इंडिया जब बना, आज़ाद हुआ, तो बात हुई कि हम एक वेलफेयर स्टेट होंगे जी। तो उसी मेरे ख्याल दिशा में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, तो थोड़ा आप उस पर हमें प्रकाश डालिए एंड गाइड अस ऑन दैट। गर्ग जी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे ये आम नागरिकों के लिए कुछ अधिकार थे, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये उनके लिए वो कर्तव्य निर्धारित किए गए जो उनको करने चाहिए अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। अब आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि उसे इस समाज को किस दिशा में ले जाने के लिए क्या क्या फंक्शन करने चाहिए, कौन कौन सी फिलॉसफी, थ्योरीज और कंसेप्ट अडॉप्ट करने चाहिए। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट। ओके। और हमारे संविधान के अध्याय 4 में सेक्शन 36 से लेकर 51 तक इनका जिक्र किया गया है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। पहले तो ये जो सेक्शन 36 है उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि वास्तव में स्टेट है क्या। ओके। तो इसमें हमारी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज़, हमारी जिला परिषद, हमारी सारी बीडीसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट में शामिल होती हैं, यानी ये स्टेट में शामिल होती हैं। इनके लिए वो दिशा निर्देश हैं। और सेक्शन 37 फिर वही बात कहता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए संविधान में कही गई हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ओके। ये गवर्नमेंट पर कोई कोर्ट की ओर से बाइंडिंग नहीं हो सकती कि आप इनको फॉलो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि ये एक दिशा निर्देश है उनको कि अगर उन्होंने एक वेलफेयर समाज का निर्माण करना है तो उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये सिद्धांत हैं गवर्नमेंट के लिए। और ये 38 से लेकर 51 तक उन सिद्धांतों की चर्चा है जो वास्तव में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जो हमारा है वो सेक्शन 38 के अंतर्गत जी, वो है कि भी सरकार जो है एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करने की कोशिश करेगी, और उसके अंतर्गत वो लोगों की जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, और इसके साथ साथ ही जो इनकम है उसको बराबर बांटने की कोशिश करेगी, सोर्सेज में भी सबकी हिस्सेदारी बराबर होगी। ये इस तरीके से एक वेलफेयर समाज का जो है निर्माण किया जाएगा। ये पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट होगी, ये एक वेलफेयर स्टेट होगी।
सो व्हेन वी से वेलफेयर स्टेट तो उसमें सोशलिस्टिक या कैपिटलिस्टिक रुझान की बात है या इट्स जस्ट वेलफेयर स्टेट? उसमें क्या ये भी बात की गई कि किस तरह का सेटअप होगा या जस्ट एक जेनरिक एक जनरल है? देखिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, नाम तो हमने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया था, ना टोटली हमने कैपिटलिस्ट वे अपनाया था। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी था और हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी था जी। दोनों तरीके हमने अपनाए थे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने ये रखा था कि चाहे पब्लिक सेक्टर के थ्रू चाहे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हम जो है अपने समाज को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। यानी गवर्नमेंट का जो मकसद होगा, जो फोकस होगा, वो समाज की बेहतरी के लिए होगा। और वो बेहतरी तभी हो सकती है जब हम आर्थिक तौर पर लोगों की इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कई तरह के सोशल ग्रुप्स थे और सोशल प्रेशर ग्रुप भी थे। डिफरेंट चैनल्स पे लोग अलग अलग तरह की उनकी अर्निंग थी और कई लोग बहुत पिछड़े हुए थे, कई लोग बहुत आगे थे। सो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, ताकि सब लोगों के पास कम से कम वो चीज़ें ज़रूरी हों जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको मुहैया करवाई जाए, ये एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट उस वक्त दिया गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था कि जो इनकम है उसमें जो इनक्वालिटीज़ है उसको बराबर करने की कोशिश की जाए। हालांकि गर्ग जी, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये सही ढंग से हो नहीं पाया, क्योंकि आज भी यदि हम विश्लेषण करें तो भारत के 10% लोगों के पास हमारी टोटल इनकम का 58% हिस्सा है जी, और बाकी जो है 90% लोगों के पास है। तो ये इकोनॉमिक इनक्वालिटी मिनिमाइज हो नहीं पाई, वो गवर्नमेंट का या स्टेट का एक फेलियर है। लेकिन संविधान में ये दिशा निर्देश है गवर्नमेंट को। डॉक्टर साहब, अगर हम इसी पे बात करें जी, तो ये विडम्बना है ही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी भी बोलते हैं कि हम 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं कि आज़ादी के इतने टाइम बाद भी, वहाँ भी अब अपने 75 ईयर्स पूरे करके हटे हैं, अगर हमको मुफ्त में खाना देना पड़े कि बेसिक सर्वाइवल पे। पर मैं जब से हम इस डिस्कशन में सम्मिलित हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल सिटीज़न, और जैसा भी मेरी सोच है, ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगा कि दिस इज़ स्ट्रिक्टली मेरा थॉट, मुझे लगता है कि एक जो बेसिक रीज़न है वो ये हो सकता है कि हमारे संविधान ने हमेशा एक आउटर लाइन दी है, उसको लॉ नहीं बनाया। मतलब फ़र्क पड़ता अगर फंडामेंटल राइट्स लॉ बनते हैं, फ़र्क पड़ता अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक लॉ बनते। सिमिलरली जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती कि तुमको करना ही पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन करना ही पड़ेगा, तो शायद परिस्थितियाँ और होती। एनीवेज, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरे को जैसे जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो एक बहुत आइडियल सिनारियो जहाँ एक मानव बहुत इवॉल्व है, वो आत्मिक रूप से बहुत सजग है, बहुत धर्मार्थ वाला है, वो उसके हिसाब से बनाया है। जैसे हम धर्म की किताबों में बोलते हैं जी कि आइडियली ऐसा इंसान को होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, पर फैक्ट ये है कि सतोगुणी कोई है नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप काफ़ी हद तक गर्ग जी ठीक बोल रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि संविधान जो है वो समाज की परिस्थितियों को देखकर लिखा जाता है और समय समय पर उसमें कुछ चेंजेस भी होती हैं जी। जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये लोगों को देने इसलिए ज़रूरी थे कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में वो राइट्स यदि आप नहीं देंगे तो आप वैसा समाज निर्मित नहीं कर सकते। अब जहाँ तक गवर्नमेंट के सिद्धांतों की बात है तो हम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से एक तरफ से एक डायरेक्शन तो हो सकती है, जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए था, लेकिन आप उसको उसके बेस पर आगे लॉ तो बना सकते हैं जी, लॉ बना सकते हैं आप उसके आधार पर जी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक दिशा है गवर्नमेंट के लिए कि उस दिशा में वो काम करे। इसके आधार पर गवर्नमेंट आगे कई प्रकार के कानून बनाती भी है और कानून बने भी हैं। लेकिन
मैं जिस विषय पे बात करना चाह रहा था कि हमारा ये जो पहला है कि हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाएंगे जी। और सोशल वेलफेयर स्टेट तभी बनेगी जब आप इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, नेशनल इनकम को बराबर बांटने की कोशिश करेंगे। अगर आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज ये सिचुएशन है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10% लोगों के पास 58% इनकम जा रही है जी, और बाकियों के 90% के पास बाकी 42% है, तो ये परिस्थिति इसलिए पैदा हुई कि गवर्नमेंट ने उस दिशा में सही ढंग से कार्य नहीं किया। बात फिर वही आती है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुर्सी बनाए रखने की चाहत के कारण हम वो काम नहीं कर पाते जो वास्तव में हमें करने चाहिए हैं इस समाज को आर्थिक रूप से डेवलप करने के लिए। सो नेक्स्ट ध्रुव जी, हमारा सेक्शन 39 में है। 39 में ये है कि हम एडिक्वेट लाइवलीहुड सबके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जी, और इसके अंतर्गत हम लोगों को राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन की बात भी करेंगे, और जो ओल्ड एज्ड और वीकर सेक्शंस हैं, जो खास करके बच्चे हैं, उनके लिए पब्लिक असिस्टेंस की बात भी इसमें कही गई है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। अब सबसे पहला जो है हमारा कि हम जो है इक्वल वर्क एंड इक्वल पे की भी बात इसमें की गई है जी। तो ये फिर एक सिद्धांत है और एक दिशा है गवर्नमेंट को कार्य करने के लिए। हालांकि इस दिशा में बेहतर काम हुआ है, हमारा समाज इस दिशा में कुछ आगे बढ़ा है और बहुत सी चेंजेस इसमें आई हैं, लेकिन अभी आजकल खास करके 1980 के बाद, 1980 के बाद जो ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आया है, इस लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट ने और प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने हमारे पब्लिक सेक्टर को तोड़ने के बाद ये परिस्थिति पैदा हुई कि हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बड़े कुछ हाथों में हो गई है और बाकी जो लोग हैं वो डिपेंड हैं फिर उन लोगों पर। जी, और मेरे को लगता है एक और सर जो चीज़ हुई लिबरलाइजेशन के बाद कि शायद करप्शन को बढ़ावा मिला, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस थे वो जिसका फेवर करना चाह रहे थे उन कुछ कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को सरकार ने बेनिफिट पहुंचाया, और तभी शायद ये स्थिति बेनिफिट दिए हैं कि और 10% ऑफ द वेल्थ, 10% ऑफ द पीपल होल्ड 60% ऑफ द वेल्थ। रिसोर्सेज में तो और भी प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज में तो आज भारत के 40% जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज पर 1% लोगों का कब्जा हो गया। अच्छा, 1% लोगों का कब्जा है 40% पे। ओके। और अगर 10% ऊपर के 10% चुने जाएं तो उनके पास 72.5% है। ओके। और बाकी जो बचते हैं फिर लोग 90%, उनके पास 27.5% बचे थे। ये आज रिसोर्सेज की हालत हो गई है। तो कहने का मतलब कि सरकार ने 1980 तक जिस दिशा में काम किया था, 1980 में लिबरलाइजेशन आने के बाद ये नीति सिद्धांत वगैरह अपने आप में कुछ रहे नहीं। फिर कुछ लोग जो है वो हैवी हो गए हमारे समाज में, पॉलिटिकली भी और आर्थिक तौर पर भी बहुत मजबूत हो गए। लेकिन सिद्धांत के रूप में ये कहा गया था कि आप जो है इस इनइक्वालिटीज़ को दूर करेंगे, आप रिसोर्सेज को बराबर बांटेंगे। दूसरा कहा गया था कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। और आज गर्ग जी हमारे समाज में हालत क्या है कि आप एक ही स्कूल में देखिए, एक स्कूल में जो गवर्नमेंट जॉब पे है, जिसको परमानेंट जॉब है, उसकी सैलरी कुछ और है, और वही काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, जो पीटीए पे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी सैलरी कुछ और है। तो प्रैक्टिकली हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि संविधान तो आप, मुझे कभी कभी लगता है कि आप ठीक कहते हैं कि यदि ये एक ड्यूटीज़ और सिद्धांत को एक गाइडलाइंस ना बना करके कहीं लॉ बना दिया होता तो शायद आज ये परिस्थितियां हमारे यहाँ पे कुछ और। मैं थोड़ा सा टोकूंगा, विषय से हटकर है, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत रिनाउंड फॉरेन इकोनॉमिस्ट है जी, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और चाइना की ग्रोथ स्टोरी में डिफरेंस पूछा उनसे किसी ने कि व्हाई डू यू थिंक चाइना को डेवलप सो फास्ट एंड इंडिया उतना फास्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इफ़ यू वर टू गिव वन रीज़न तो वो क्या होगा। कहते हैं एक बेसिक डिफरेंस कि चाइना का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि वी वुड रिकॉग्नाइज नो रिलीजन, नो कास्ट एंड नो सेक्स, एंड इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी रिकॉग्नाइज ऑल, कहते यहीं से फ़र्क पड़ा। क्योंकि यहाँ पे अब एक बड़ी छोटी सी बात है इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि गाइडिंग प्रिंसिपल था जी, और सबको समान बोल दिया, तो साल में 100-125 दिन तो काम ही नहीं होता जी, और फिर हर कोई इन्हीं चीज़ों में उलझा है, चाहे रिलीजन में चाहे कास्ट में। तो उन्होंने कहा कि चाइना में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपलेस्ट वे से भी देखो तो उनका प्रोडक्टिविटी इसी वजह से बहुत बढ़ गया। सो आई एम रियली सॉरी, पता नहीं वो बिल्कुल आप रेलेवेंट है या नहीं। रेलिवेंसी की बात यह है कि जब हमने वेलफेयर स्टेट की बात करनी है तो जो भी बात उसके पक्ष में है वो रेलिवेंट तो है ही जी। तो ये सच्चाई है हमारे समाज की। संविधान लिखते समय जो वो कॉन्सेप्ट थे हमारे संविधान लिखने वालों के दिमाग में, वो वास्तव में समाज में उस ढंग से लागू हो नहीं पाए। मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि हमने जो सिस्टम अपनाया ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, और इसमें टिके रहने की जो शरारतें बाद में हुई, जो आदमी की फितरतें जो सामने आई, उसने हमारे समाज को बहुत पीछे धकेल दिया। हमारी पॉलिटिकल विल ही नहीं रही उन चीज़ों को लागू करने की जो संविधान में लिखी गई। और दूसरी बात, लोगों को पता ही नहीं था कि संविधान में चीज़ें लिखी हैं। ये जो एक फ़र्क था, जिनको पता था उन्होंने लागू नहीं की, और जिनके लिए लागू होनी थी उनको पता ही नहीं था। इस पे एक और के अश्वत्थ थापा एक राइटर हैं, उनकी हमने MBA में बुक पढ़ी थी। आज थोड़ा सा डिस्कशन मेरे को लगता है कि मैं इस पे भी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एक विडंबना रही कि हमारा संविधान और रूलर कौन बने, मेजॉरिटी वही लोग थे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से आए थे जी, जो ब्रिटिश कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो आम जनता, गांव में रहने वाले आदमी, जो स्ट्रगल, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में पीछे चलने वाला आदमी था, जो गोली खाने वाला भगत सिंह की पार्टी का आदमी था, उन लोगों को तो रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं जी। सो जो ग्राउंड रियलिटी पे होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे चूक कर गया। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लुएंस हमारे पर फिर भी वेस्ट का और ब्रिटिश कल्चर का था, वो भी था। दूसरी बात ये है कि मेरे अनुसार, अगर आप थोड़ा सा मैं इसमें चीज़ें जोड़ूं, तो दो ही चीज़ें भारत में हुई हैं मेरे अनुसार जो कि ज़रूरी थी समाज को बेहतर बनाने के लिए। एक तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ था जी, तो हमारे लोग गांव के शाहूकारों से इनको छुटकारा मिला। दूसरा, जो मुजारा एक्ट के दौरान लैंड रिफॉर्म्स हुए, उससे आम लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। इसके अलावा जो है, हमने तो सिर्फ प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। जी, जी। आज तो पब्लिक इंडस्ट्री को द्वारा प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। उससे क्या होगा कि आप खुली छूट दे रहे हैं किसी को मुनाफा कमाने की। आप जैसे माइनिंग का इशू यहाँ पे ले लीजिए, अगर ये सारे के सारे क्रशर जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर में लगे होते तो कम से कम पहाड़ों, नदियों और गांव की शक्ल नहीं बदलती, आज जंगल की शक्ल नहीं बदलती, आज ज़मीन हमारी प्रदूषित ना होती। क्योंकि गवर्नमेंट के सामने एक सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट होता है। जब आपने सारा कुछ उस आदमी के हाथ में दे दिया जिसका मोटिव ही लाभ कमाना हो गया, तो फिर वो समाज की उसमें बुरा हो रहा है या अच्छा रहा, उस बात को वो कंसीडर नहीं करता। वही है ना कि जब हम किसी इंडिविजुअल के मॉरल तक छोड़ देते हैं जी, तो उसका मॉरल का क्या स्टैंडर्ड है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि चलिए हम एक इंसान के लिए बोल सकते हैं कि तुम आइडियली ये करो या ये तुम्हारे राइट्स है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, लेना चाहिए था रादर देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ऐसा करेंगे या ऐसा हमारा विचार है। और शायद ये उस टाइम भी वही था और आज की गवर्नमेंट भी यही कर रही है। इग्नोर किया गया टोटली। नहीं, आज की गवर्नमेंट्स भी तो यही कर रही है ना सर। बिल्कुल, आज के टाइम की बात नहीं कर रहे, 2047 में हम ये करेंगे, 2035 में हम ये करेंगे। द पॉइंट इज कि कोई भी एक रेजोल्यूशन लेके, अफर्मेशन लेके उसको फॉलो नहीं करता। क्योंकि जब हम वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो बहुत सारे देश जो हमारे बाद आज़ाद हुए या हमारे साथ आज़ाद हुए, वो हमसे बहुत आगे प्रोग्रेस कर गए जी। हम ले दे के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश कंपैरिजन ही उनसे करते हैं। बट इफ़ वी सी सामाजिक तौर पे, मर्यादा के तौर पे,
आई बिलीव बहुत सारे देश हैं जो हमारे बाद आए क्योंकि उन्होंने उसको एक रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट टुक कि ये हमारी ड्यूटी है। हमने पॉपुलर स्लोगन ज़्यादा किए, जी जी जी, लेकिन हमने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता जा रहा हूँ, थोड़ी शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, पर इस डिस्कशन का यही फ़ायदा है कि आप भी इस पर विचार करिए, और जो अभी हमारे समय की सरकारें हैं, आप अगर जागरूक होंगे आप उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि भारत वर्ष में लोग ये चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। और जो थर्ड है हमारा वो है 39A के अंतर्गत, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि हर आदमी को इक्वल जस्टिस मिलेगा जी, और फ्री लीगल एड की बात भी उसमें की गई है। ओके। कि हमारे यहाँ पे एक सेक्शन बहुत वीक सेक्शन है जो शायद लॉ के पूरे प्रोसीजर को जानता नहीं, या वो लॉयर की फ़ीस नहीं दे पाता, तो अगर वो कहीं कोर्ट के समक्ष आता है और किसी उसे लीगल एड चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट प्रावधान है, और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिला भी है, कि फ्री लीगल एड जो है हमारी सरकार देगी उसको। मैं समझता हूँ क्योंकि शायद ये जुडिशरी का मामला था, इस मामले में काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं, क्योंकि हमने उन क्रिमिनल्स को भी लीगल एड दी है जिन क्रिमिनल्स के आगे पीछे कोई नहीं, चाहे वो कितना भी सीवियर उन्होंने क्राइम किया था, लेकिन फिर भी हमारा एक तरीका है कि उसको भी हमने मौका दिया कि वो अपनी बात रख सके किसी लॉयर के माध्यम से। तो फ्री लीगल एड का यहाँ पे सिस्टम था, जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये हमारा थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। और फोर्थ गर्ग जी हमारा है कि जो हमारी पंचायतें हैं इनको हम लोकल गवर्नमेंट की तरह डेवलप करेंगे। नो डाउट्स पूरे इंडिया में पंचायतें बनी, पंचायतों को अधिकार मिले, लोकल लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पंचायतें जो हैं ये बिग पॉलिटिशियंस के हाथ में एक खिलौना बनती गई। अब इनके जो अपने राइट्स थे, इनके जो अपने सोर्सेज थे, इनकी जो अपनी इनकम थी, उन पर भी इन्होंने धीरे धीरे शिकंजा कस लिया, और ये लोग एक इनके पॉलिटिकल वर्कर बन के रह गए। हमारा जो फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है गर्ग जी, वो है कि हम जो पंचायत है हमारी, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह डेवलप करेंगे। इसके अपने अधिकार होंगे और इसकी अपनी इनकम भी होगी, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको ग्रांट दी जाएगी, ताकि गांव जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके इकोनॉमिकली भी, और गांव अपने फैसले मिल सकते हैं। जी। तो ये भी काफ़ी हद तक पूरे हिंदुस्तान में हमारी पंचायतें डेवलप हुई, पंचायतों को ग्रेड्स दी गई, और पंचायतों का काफ़ी योगदान है खास करके रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। लेकिन समय के साथ यहाँ भी कुछ विडंबनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हो गई कि भी ये जो लोग थे ये डिपेंड हो गए, और जो बिग पॉलिटिशियन थे उन्होंने एक शिकंजा सा कस लिया इन लोगों पर, चाहे उनकी डिफरेंट इंक्वायरीज करवा करके, चाहे उनकी एड्स रोक करके, या अपने वर्कर्स के थ्रू उसमें इंटरवेंशन करके, कि सही ढंग से इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पंचायत को करने नहीं दी गई। और ये सब जगह देखने में आया है कि अब ये लोग, खास करके गाँव के प्रधान, गाँव के उप प्रधान, गाँव के पंच जो हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये भी एफिलेटेड है जी, और ये एक उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का रोल ज़्यादा निभाते हैं गाँव में, उनका एजेंडा को ज़्यादा निभाते हैं, और जो उनका अपना जो काम है उस काम को कम करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ भी वही समस्या आई जो बाकी जगह पे आई, कि भी जहाँ जहाँ पे ये पॉलिटिशियंस ने अपने हितों को साधने के लिए इंटरवीन किया, वहाँ पे पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। आज पंचायतों की भी यही हालत है। पंचायत एनओसी देती है एमएलए के कहने पे किसी भी चीज़ को, फिर वो ये नहीं देखते कि इसका पोल्यूशन पे क्या असर होगा, है ना। तो चाहे वो कोई केमिकल फैक्ट्री लगेगी, कई बार तो पंचायत को पूछा ही नहीं जाता जी, है ना, वो घर बुला करके उनसे। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप हो सकती थी, एक अच्छा सिस्टम था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे भी वही पॉलिटिशियन की इंटरवेंशन के कारण ये उस ढंग से फंक्शन नहीं कर पाई जिस ढंग से करनी चाहिए थी जी। तो ये है। और नेक्स्ट है गर्ग जी, बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, नेक्स्ट से पहले मैं एक जिज्ञासा है, और वो जी मैं जानना चाहूँ जी। जैसे जब हम पढ़ते थे, या जो मुझे कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी
या भारतवर्ष के लोकतंत्र का था, वो ये था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकतंत्र है कि आप अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे विधानसभा में जाएगा और वो फिर अब वो जो भी लोग वहाँ पे हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और यही लोकसभा का हिसाब था। जी। तो क्या ये ऐसा कुछ संविधान में भी लिखा है कि दैट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? उसका जानने का कारण ये है कि अब उल्टा हो गया है जी। अब एक चेहरा दिखाया जाता है जी और बोला जाता है कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसलिए बाकियों को वोट डालो। जैसे सेंटर में हो रहा है। सेंटर में हो रहा है, स्टेट्स भी कर रही हैं। इसमें मैं कांग्रेस भाजपा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या संविधान में ऐसा कुछ विश्लेषण ऑफ डेमोक्रेसी है, या हम इन जनरल जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी उसी की बात कर रहे हैं? क्यों ये विचार मेरे दिमाग में आया कि अगर हम पंचायती राज सिस्टम या जिला परिषद सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ वर्क करने लग जाती है कि लोग शरेआम, अब मतलब जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे बोलते थे इंदिरा को लाना है, हाथ पे मोहर लगाना है जी। सो कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन, एफिलिएशन, और उस टाइम तो ट्रेंड शुरू हुआ था और बीजेपी ने भी वो किया जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर या पैराशूट कैंडिडेट डाल दिए, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं, जिसको उसकी प्रॉब्लम्स नहीं पता, जो लोगों से नहीं मिला, वो उठा के ला के वहाँ का एमएलए बना दिया, या उस आदमी को ला के वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई मतलब वर्णन या व्याख्यान है कि किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या इन जनरल जैसे सूर्य ईस्ट से निकलता है, और या मतलब इट्स एज सिंपल एज सेइंग कि हम लोग बोलते हैं कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो पूरब दिशा का निर्धारण इसलिए होता है कि सूरज वहाँ से निकल रहा है ना। वो कहने का मतलब है कि वो कहीं रिटर्न नहीं है, किसी ने पूरब डिसाइड नहीं किया, तो मान लिया जाता है। तो इस पे आप थोड़ा सा। दो तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप है पूरी वर्ल्ड में, एक फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। जी। हमने जो अपनाई वो फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी थी, और फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का सिद्धांत यही है कि पहले मान लो हम स्टेट की बात करें, पहले असेंबली के मेंबर चुने जाएंगे, एमएलए सारे, फिर वो एमएलए बैठ करके किसी रूम में अपना एक नेता चुनेंगे, वो जो चीफ मिनिस्टर होगा। ऐसे ही सेंटर में भी पहले एमपी चुने जाएंगे और एमपी बाद में अपना एक नेता चुनेंगे जो आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सिस्टम तो ये है जी, सिस्टम तो ये है, लेकिन मैंने फिर वही जो बात कही ना कि जो आदमी की अपनी फितरतें हैं ना, और जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने स्वार्थ उसके जो हैं, अपना जो लालच उसका है, कुर्सी से चिपके रहने की लालसा जो उसकी है, ये सारे के सारे सिस्टम को जो है कोलैप्स कर देता है। अब एक आदमी कई बार अच्छे काम करके इतना पॉपुलर हो जाता है कि बाद में उसके इर्द गिर्द ही सारा वोटिंग सेटअप घूमता है, और जाओ उसको ऐसा बना दिया, एक आदमी को समाज से बड़ा बना दिया जाता है, और फिर लोगों से ये कहा जाता है कि यही है समाज का कर्णधार। और लेकिन क्योंकि सिस्टम फेडरल है, आप डायरेक्ट तो इसको चुन नहीं सकते, तो अगर इसको आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं तो फिर इन लोगों को वोट दो। फिर वो जो आदमी जो वहाँ डायरेक्टली जिसको वोट पड़ेंगे, उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी नहीं देखी जाती, ध्यान में होती है वो फोटो जो दिखाई गई है, और फिर वोट वहाँ कौन खड़ा है वो उसको वोट। तो ये अपने आप में बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे सिस्टम में हम देखते हैं कि लोग इसलिए चीफ मिनिस्टर बन गए कि वो बहुत बड़े मूवी स्टार थे, या अभी भी हम देखते हैं कि कोई मेंबर पार्लियामेंट बन गए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर टीवी एक्टर थे, और वो कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए और उन्होंने प्रॉक्सी लोग रखे। तो ये कहीं ना कहीं हत्या है लोकतंत्र की भी, और लोगों के विश्वास की भी, और वेलफेयर की भी। साइमल्टेनियसली एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है जब हम पंचायती राज सिस्टम की या पंचायत लेवल की बात करते हैं, तो वो ये है कि जैसे समझो एक ज़िला परिषद होती है, उसमें आप ब्लॉक लेवल पे लोगों को चुनते हैं, फिर एक ज़िला अध्यक्ष चुना जाता है। तो क्या इसको जो जिला परिषद का अध्यक्ष है उसकी सुनवाई और उसकी से और उसकी पावर एक एमएलए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मान लें ऊना जैसा डिस्ट्रिक्ट है
तो यहाँ पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 5 एमएलएज बैठते हैं, पर जिला अध्यक्ष एक ही है। तो जनता का सपोर्ट किसको ज़्यादा है? तो ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास इसलिए है गर्ग जी कि जिसके पास पैसा है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो कोई और है। ओके। जिला परिषद का अपना बजट भी कहाँ से आएगा? उनको विधानसभा से जो पास होगा वो आएगा। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कोई और है, कुर्सी किसी और के पास है। ये जो एक फर्क है ना, तो होना ये चाहिए कि जिला परिषद का भी अपना एक बजट होना चाहिए, जिसका निर्धारण जो है वो जिला परिषद करे, और अध्यक्ष की उसमें जो उसका पूरा रोल है वो उसमें होना चाहिए। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रश्न फिर वही आ जाता है ना कि भी हम जो पैसा है वो किसी और के पास है, मांग करके लगाना, तो फिर वो डायरेक्ट इंटरव्यून भी करते हैं। तो ये कुछ विरोधाभास सा हमारे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि इतने हमारे नामचीन और दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स हुए जो जनता के बड़े हमदर्द बने और जो बहुत इंटेलेक्चुअल भी थे, क्या उन्होंने कभी इन चीज़ों पर विचार नहीं किया? नहीं, विचार तो किया होगा और किया भी है, लेकिन सवाल यही है कि भी मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे इस लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था में कुछ लोग जो पॉपुलर हुए, वास्तव में उनका भी अपना एक स्वार्थ और लालच था। लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए, और हमारा समाज भी कुछ ऐसा है कि ये व्यक्तियों से ज़्यादा जुड़ता है। हमारा जो समाज है ये व्यक्तियों से प्रभावित होता है। इसलिए आप हमारे पुरानी जितनी चाहे धार्मिक किताबें देखेंगे, चाहे हमारे पुराण पढ़ेंगे, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो लोग इस दुनिया को चलाते हैं वो हमारे से कुछ बेहतर होते हैं, अलग होते हैं। तो उसी नज़रिए से आज हम अपने पॉलिटिशियन को भी देखते हैं। और दूसरी बात ये कि भाग्य पर हम विश्वास करते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो उसका भाग्य है, चाहे वो बेईमानी से आया हो, लेकिन उसका भाग्य है। आज किसी एमएलए जो पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, उसका अच्छा मकान बन गया, ये उसका भाग्य है। मतलब आप जो शुरू में बात कर रहे थे कि हमारे समाज की बुनियादी सोच और इस सोच को एक्सप्लॉइट करने का कुछ लोगों का अपना हित, इन सब ने मिलकर के हमने जो एक नया समाज बनाने की कोशिश की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक सिविल सोसाइटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, उसका बंटा डाल दिया है। हाँ, मे बी अभी पासिंग मार्क्स पे भी नहीं पहुँचे हैं, या पासिंग मार्क्स 33% अचीव हुआ होगा, पर अभी बहुत सारा बाकी है। आज इसी नोट पे मैं चाहूँगा कि हम इसको एंड करते हैं। अगले एपिसोड पे दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।